एक बड़ी खबर इस वक्त जी हाँ, बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से है। केंद्रीय मंत्री संजय बालियान के भाई सत्येंद्र का खत वायरल हो गया। सत्येंद्र बालियान के वायरल पत्र में उनके वायरल लेटर के मुताबिक विपक्ष के साथ रहेंगे। सत्येंद्र बालियान ने विपक्ष में अपनी आस्था जताई। ये बहुत बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री के भाई ये बात करें कि आस्था मेरी विपक्ष में, विपक्ष में अपनी आस्था उन्होंने जाहिर की और उन्होंने ये कहा कि विपक्ष लड़ाएगा जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव तो मैं लड़ूंगा। अगर विपक्ष तैयार है मुझे लड़वाने के लिए तो मैं तैयार हूं विपक्ष से लड़ने के लिए। ना बीजेपी के टिकट से लड़ा, ना बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। तो इस बड़ी खबर के बाद और अहम खबर के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे। एक तरफ कोरोना लोगों की जान ले रहा है, दूसरी तरफ इससे जुड़ी तमाम तरह की लापरवाहियां भी सामने आ रही हैं। कन्नौज के जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा जब एक गांव में वैक्सीनेशन सेंटर का औचक निरीक्षण करने पहुंचे तो निगरानी समिति की टीम वहां पर आराम फरमा रही थी। इसके बाद डीएम साहब बेफर पड़े और उन्होंने मौके पर ही जमकर उन्हें फटकार लगाई। उन्होंने निगरानी टीम को आदेश दिया कि वो सेंटर पर नहीं, घर घर जाकर लोगों को टीकाकरण के लिए समझाएं और फिर वैक्सीनेशन सेंटर पर लाकर टीका लगाएं। डीएम ने कहा कि 10,000 की आबादी वाले गांव में रोज 200 लोगों को टीका लगना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि टीकाकरण के बाद भले ही कोई कोरोना पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन वो सुरक्षित रहेगा। अभी मौका है, कोरोना खत्म नहीं हो गया है तो बताई जा रही तीसरी लहर बढ़े ना मेरे गांव लोग चली जाती। कोरोना वायरस ने इंसान की जिंदगी में काफी कुछ बदल कर रख दिया है। संत कबीर नगर में एक वीडियो यहां का वायरल हुआ है जहां पर कोरोना के खौफ के चलते एक परिवार ने जेसीबी मशीन मंगवाकर अपने गांव परसा शुक्ल में कब्र खोदी और पिता के शव को दफना दिया। बीमार पिता की मौत को पुत्रों ने कोरोना के भय से अंतिम संस्कार के लिए जेसीबी से उठाकर गड्ढे में दफन करवा दिया। स्थानीय लोगों की माने तो इसकी सूचना स्थानीय स्तर पर अधिकारियों को दी गई, लेकिन कोई अधिकारी मौके पर पहुंचा नहीं। पिता के शव के साथ बेटे ने यह किया। जेसीबी मशीन लगाकर शव को दफन करने वाली जगह पर ले जाया गया, उसे दफना दिया गया। इससे पहले आपने देखा कि भतीजों ने चाचा को कैसे उनके शव को नदी में धकेल दिया। ये कुछ हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, ये संवेदनहीनता, ये इस प्रकार की बातें भी सामने आ रही हैं इस बात में। और अब आगे बढ़ते हैं, बुंदेलखंड की खबरें आपको दिखाते हैं सुपरफास्ट अंदाज। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीआईजी जेल संजीव त्रिपाठी ने बांदा जेल का निरीक्षण किया। डीआईजी करीब 5 घंटे तक जेल के भीतर ही रहे। बांदा जेल में ही माफिया मुख्तार अंसारी बंद है। डीआईजी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, बैरकों का निरीक्षण करने के साथ ही जेल रिकॉर्ड भी देखा। हमीरपुर के कुरारा इलाके में फर्नीचर की दुकान में लकड़ी का दरवाजा चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। बाइक पर सवार 2 चोर सीढ़ी लेकर आए और इसी के जरिए लकड़ी का दरवाजा चोरी किया और फरार हो गए। आज से यूपी के सभी जिलों में 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन होगा। इसी कड़ी में जालौन में वैक्सीनेशन के लिए कुल 12 केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा जिला मुख्यालय उरई के टाउन हॉल में मेगा वैक्सीनेशन केंद्र भी बनाए गए। ललितपुर में पुरानी रंजिश के चलते महिला ने गांव के ही नामजद लोगों पर बेटे की हत्या करने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि दबंगों ने उसके बेटे की हत्या कर शव पेट से लटका दिया ताकि मामला हत्या के बजाय आत्महत्या का प्रतीत हो। बुंदेलखंड की खबरें देखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगली खबर का रुख करेंगे। पीलीभीत में कोरोना वायरस के खत्म करने के लिए 2 छोटी बहनों के उपवास की बात सामने आ रही है। रामायण का पाठ शुरू कर इन बहनों ने संक्रमित लोगों के लिए मन्नत मांगी है। इसको देखकर अब मोहल्ले के बच्चे भी रामायण पाठ से जुड़ रहे हैं। बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि स्कूल बंद चल रहे थे, इसलिए इन दोनों बच्चियों ने कोरोना को खत्म करने के लिए प्रार्थना प्रारंभ की। अयोध्या में साधु संतों ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो पहले कोरोना टीकाकरण करवाएं, फिर रामलला का दर्शन करें। दरअसल 1 जून से कोरोना कर्फ्यू में छूट के बाद अयोध्या में शर्तों के साथ मठों और मंदिरों को खोलने का निर्देश जारी हुआ है।
साधु संतों का ये भी कहना है कि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु कोविड नियमों का पालन करें। लोग वैक्सीन लगवाने के बाद 2 गज की दूरी का पालन तो करें, साथ साथ सैनिटाइजेशन, मास्क का भी इस्तेमाल करें, अनिवार्य रूप से करें, ताकि कोरोना की ये लड़ाई, ये जंग कोरोना से जीती जा सके। तो मैं तो रामलला की ओर से समस्त देशवासियों को इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए, इससे बचने के लिए और इस प्रकार से व्यवस्था करें कि अपना जो सरकार के पहले से भी नियम आ रहा है कि आप दूरी बनाए रहें, हाथ साफ करें। कोविड नियमों का पालन सब करते रहें और खास तौर पर तीर्थों में, मठ मंदिरों में जो प्राय ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो श्रद्धालुओं का जो भी आगमन हो वो सब लोग मास्क लगाए रहें, कोविड नियमों का पालन करते रहें, थोड़ा दूरी बना के रहें, ज़्यादा भीड़ ना हो कहीं। आगे एक बड़ी खबर है। रुड़की सिविल अस्पताल में आज से ओपीडी शुरू होगी। कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 1 महीने से ये ओपीडी बंद है और अस्पताल में अब सिर्फ 5 कोरोना के मरीज ही भर्ती हैं। फिलहाल ऑपरेशन और सामान्य मरीज वहां पर भर्ती नहीं होते। तो रुड़की में ओपीडी शुरू होने जा रही है। ये सामान्य नॉर्मलसी की तरफ लौटने का चीजों के एक संकेत है, शुरुआती संकेत है। इस अस्पताल में सिर्फ 5 कोरोना के पेशेंट्स हैं, इसीलिए प्रबंधन ने फैसला किया कि यहां पर ओपीडी शुरू की जाए। दूसरे रोगों के जो मरीज हैं वो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में आए और अपने रोग के बारे में परामर्श लें। और विनीत त्यागी हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विनीत, ये अच्छी बात है क्योंकि इसका इंतजार भी किया जा रहा था। लोग ये चाह रहे थे कि ओपीडी शुरू हो ताकि दूसरे जो गंभीर रूप से पीड़ित हैं लोग, उनका भी इलाज हो सके। तो क्या अब आम लोग आकर यहाँ पर दूसरे बीमारियों से जो जूझ रहे हैं उनका इलाज शुरू हो जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए राजीव, जिस तरह से ये रुड़की सिविल अस्पताल में आज से जो ओपीडी शुरू होने जा रही है वो रुड़की जो के मरीज है उनके लिए काफ़ी राहत भरी एक खबर है, क्योंकि जिस तरह से मरीजों को काफ़ी दिनों से जूझना पड़ रहा था, इलाज नहीं मिल पा रहा था, लेकिन शायद अब उम्मीद है कि आज से जो है ओपीडी में उनको इलाज मिलना शुरू हो जाएगा। तो पूरी तरह से कह सकते हैं कि कोविड संक्रमण जिस तरह से लगातार बढ़ रहा था उसके बाद जो है ओपीडी बंद करनी पड़ी थी, लेकिन 1 महीना हो चुका है। लेकिन उसके बाद आज सिविल अस्पताल प्रबंधन ने जो ओपीडी खोलने का फैसला लिया है, क्योंकि अभी सिविल अस्पताल में मात्र 5 मरीज यहाँ पे भर्ती हैं, लेकिन उसके बाद जो है आज ओपीडी खोली जा रही है, क्योंकि धीरे धीरे जो कोरोना संक्रमण है वो खत्म होता जा रहा है और उसके बाद अब जो है अस्पताल की ओपीडी शुरू करने जा रही है, ताकि जो मरीज है उनको दिक्कत का सामना ना करना पड़े और जो मरीज जो अस्पताल में आते हैं उनको समय पर इलाज मिल सके। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने यह भी निर्णय लिया है कि ओपीडी में के खुलने के साथ ही जो अभी सामान्य मरीज है वो भर्ती नहीं किए जाएंगे और जो ऑपरेशन है वो भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जब तक कोविड मरीज यहाँ पे भर्ती है उसके बाद ही जो है सामान्य मरीजों का इलाज और जो है ऑपरेशन हो पाएंगे। आप बता रहे हैं ओपीडी जो है खोल तो दी गई है, लेकिन इसमें सामान्य मरीजों का ऑपरेशन जो है होगा नहीं, अभी कोविड के जो मरीज हैं उन्हीं का इलाज होगा। बहुत शुक्रिया विनीत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खबरें आपको सुपरफास्ट अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं। आगरा के एतमादपुर तहसील परिसर से स्टाम्प विक्रेता का रुपयों से भरा बक्सा चोरी हो गया। बक्से में 3,70,000 रुपए और जरूरी सामान था। सीओ और एसडीएम कार्यालय के पास की घटना है। बागपत में कोरोना टीकाकरण के विरोध में बसौत गांव में आशा बहू के साथ मारपीट। टीकाकरण का कार्य बंद कर कर्मचारियों ने कार्रवाई की मांग की। डौला गांव में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से गाली गलौज की गई और पुलिस से सुरक्षा की मांग की गई है। गाजियाबाद मोदी नगर में करीब 9 महीने पहले हुए अक्षय सांगवान हत्याकांड में पुलिस ने इंडियन आर्मी में तैनात जवान युगवेंद्र को गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो रंजिश के चलते फौजी ने अपने साथियों के साथ मिलकर अक्षय की हत्या की थी। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी के छात्रों के पाठ्यक्रम में अब बाबा रामदेव और योगी आदित्यनाथ की पुस्तकें भी होंगी शामिल। दर्शन शास्त्र के छात्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लिखी गई पुस्तक हठ योग, स्वरूप और साधना का अध्ययन करेंगे। बाबा रामदेव की योग पर लिखी हुई पुस्तक भी पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। एटा पुलिस की अवैध शराब के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई। अवैध शराब के खिलाफ अभियान में कुल 5,000 लीटर लहन नष्ट कर 333 लीटर कच्ची शराब, करीब 4,000 क्वार्टर अवैध देसी और 81 क्वार्टर अवैध अंग्रेजी शराब के साथ भारी तादाद में बियर जब्त।
हाथरस की सासनी और सिकंदरा राव थाना पुलिस ने मुठभेड़ में 25,000 रुपए के इनामी बदमाश रजत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उसके कब्जे से अवैध तमंचा, जिंदा और कारतूस जो है और खोखा भी बरामद किया है। कासगंज के अमापुर से भाजपा विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह का हार्ट अटैक से निधन। 55 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। 17 मई को पत्नी की कोरोना संक्रमण से मौत हुई थी। सीएम योगी ने फोन पर परिजनों से बात कर उनको ढांढस बताया। फिरोजाबाद की रसूलपुर पुलिस ने मादक पदार्थ और सट्टा का कारोबार करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 1 किलो 400 ग्राम चरस बरामद की गई। आज से खुलेंगे मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के भक्तों के लिए कपाट। 2 जून को विश्व प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर के भी कपाट खोले जाएंगे। कोरोना गाइडलाइन के तहत सैनिटाइजर, मास्क और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही भक्तों को मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। तो इन सुपरफास्ट खबरों के बाद आइए एक बार फिर से खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। सिखों का सबसे पवित्र और सबसे ऊंचा तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में बर्फिस्तान वाली तस्वीर आई है। ये तस्वीर जो आप हेमकुंड साहिब की देख रहे हैं, ये हेमकुंड साहिब की ताज़ा तस्वीर है। हेमकुंड साहिब में भारी बर्फ जमी हुई है। अभी भी 6 से 7 फीट बर्फ वहां पर जमी हुई है। इसके चलते हेमकुंड साहिब में गुरुद्वारा और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर बर्फ के आगोश में है। हेमकुंड सरोवर का पानी पूरी तरह से जमकर बर्फ बना हुआ है। उत्तराखंड मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में मौसम में बदलाव के संकेत दिए। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में आज और कल के दिन बारिश की आशंका है और इसके साथ ही मैदानी इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है। कल के दिन भी पहाड़ के कई हिस्सों में बारिश देखने को मिली। रात के वक्त भी मौसम पूरी तरह से बदल गया, तेज हवाएं चली भी। और आज के दिन भी ये अलर्ट है। आज के दिन के लिए भी मौसम विभाग का ये अलर्ट है कि मैदानी हिस्सों में हवाएं चलेंगी तो पहाड़ों पर बारिश। और पहाड़ों की रानी मसूरी में मौसम ने दोपहर में अचानक से अपना मिजाज बदल दिया। तेज बारिश के साथ तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। मसूरी में घना कोहरा और बारिश होने से मौसम सुहावना हुआ। आपको बताएं कि पिछले 2 दिनों से मसूरी में गर्मी का एहसास हो रहा था और मौसम विभाग ने भी पहाड़ी इलाकों में बारिश की पहले ही चेतावनी जारी की हुई है। बद्रीनाथ हाईवे पर नरकोटा के पास में 24 घंटे से ये रास्ता बंद है। रोड धंसने की वजह से हाईवे के दोनों ही तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई है। रुद्रप्रयाग और चमोली को जोड़ने वाले इस हाईवे के बंद होने से जरूरी सामानों की सप्लाई ठप हो गई है। प्रशासन तेजी से रास्ते को ठीक करने और मलबे को हटाने में जुटा हुआ है। रोड जो है नेशनल हाईवे रोड यदि जे लोग ना तो ये ना जो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उत्तराखंड की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में आपको दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए अलवानी मेडिकल कॉलेज में डीआरडीओ द्वारा बनने जा रहे कोविड अस्पताल का उद्घाटन से पहले निरीक्षण करने सांसद अजय भट्ट वहां पहुंचे। रुड़की का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुविधाओं के अभाव में बदहाली की हालत में पहुंच गया है। सुविधाओं के नाम पर साफ और अन्य संसाधनों का अभाव है। मरीजों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। ऐसे में खाली हाथ लौटते हैं वापस। कोरोना के हालात पर प्रदेश सरकार बहुत हद तक लगाम लगाने में कामयाब हो चुकी है। प्रदेश में राजनीतिक जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी ने कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने का ऐलान किया है। प्रदेश में भारी दिनेश मोहनिया ने गांव-गांव जाकर लोगों का ऑक्सीजन लेवल चेक करने के अभियान का भी ऐलान किया। अल्मोड़ा में राजनीतिक दल भी कोरोना प्रभावितों की मदद के बहाने अपनी चुनावी तैयारियों में जुट गए। बीजेपी, कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी भी लोगों को संक्रमण से बचने के लिए मेडिकल उपकरण वितरित कर रही है। हरिद्वार की ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र की जुर्स कंट्री सोसाइटी में गार्ड और बैंक मैनेजर की मारपीट का एक वीडियो सामने आया है। कहा जा रहा है कि बैंक मैनेजर अपने कुत्ते को घुमाने के लिए ले जा रहा था और इसी दौरान सोसाइटी के गार्ड से उनका विवाद है।
हरिद्वार में धार्मिक महत्व की वजह से सबसे ज्यादा फूलों की खपत होती है, लेकिन लॉकडाउन के चलते, कोविड लॉकडाउन के चलते धार्मिक स्थलों के बंद होने की वजह से मांग फूलों की काफी कम हो गई। तो उत्तराखंड की खबरें आपने सुपरफास्ट अंदाज में देखी। आइए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करते हैं। उत्तरकाशी के केदार घाट से हैरान और परेशान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां पर अधजले अंतिम संस्कार के बाद मानव अंग पानी में बह गए और इसके बाद उन्हें कुत्ते नोचते दिखाई दिए। कोरोना काल में अधजला अंतिम संस्कार, कमजोर दिल वाले इन तस्वीरों को ना देखें। मौत के बाद भी नहीं मिल रहा चैन। उत्तराखंड से कोरोना काल की इससे विभत्स, इससे दर्दनाक, इससे ज्यादा दिल दहला देने वाली और विचलित करने वाली तस्वीर शायद ही कोई देखी होगी। ये तस्वीरें उत्तरकाशी के केदार घाट की हैं। यहाँ हुए अंतिम संस्कार से लोगों को उम्मीद थी कि उनके अपने जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए उन्हें मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन मोक्ष तो दूर की बात है, यहाँ तो शवों का सही से अंतिम संस्कार तक नहीं हो पाया। भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद कई अधजले शवों के अंग बह गए, जिसके बाद पानी में बहते शव को कुत्ते नोच रहे हैं। मैं यहाँ पे कल पेंटिंग कर रहा था तो मैंने देखा कि लोग शवों को जला तो रहे हैं लेकिन शवों को आधा छोड़ रहे हैं। तो ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। इस पे जिला प्रशासन और हमारी नगर पालिका को ध्यान देना होगा, क्योंकि हम एक तरफ से गंगा सफाई की बात करते हैं तो ये सफाई यहाँ पे दिख ही रही है कि मुर्दा कैसे यहाँ पे छोड़ा हुआ, कुत्ते और कौवे कैसे नोच नोच के उस लाश को खा रहे हैं। आरोप है कि इन झकझोरने वाली तस्वीरों को देखने के बाद स्थानीय लोगों ने नगर पालिका और जिला प्रशासन से शिकायत की। बावजूद इसके अधजले शवों के अंगों का सही से अंतिम संस्कार नहीं किया गया। हालांकि नगर पालिका अध्यक्ष का दावा इससे उलट है। कोविड महामारी को देखते हुए आजकल काफ़ी लोग मृत हुए हैं और कोविड से बहुत सारी जाने गई हमारे बीच के लोगों की, लेकिन क्या हुआ कि काफ़ी लोग जो अंतिम क्रिया उनकी की गई धर्मानुसार, तो काफ़ी लोगों के कुछ अंग छूट गए थे जिनको कुत्ते अपने मुंह में लेके घूम रहे थे, जो मेरे संज्ञान में बीच में आया। तो मैंने या नगर पालिका ने एक निर्णय लिया कि हम एक व्यक्ति को वहाँ खड़ा करें, वो रखें जो कि पूरी तरह उस डेड बॉडी को जलाए। इंसान एक तो बेवक्त ही कोरोना के चलते काल के गाल में समा रहा है, तो दूसरी ओर मृत्यु होने पर भी अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हो पा रहा है और नतीजा इस रूप में सामने आ रहा है जिसमें शवों के साथ ऐसी अमानवीयता हो रही है। दिग्बीर बेस्ट, एबीपी गंगा, उत्तरकाशी। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।